बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ दे और हर किस्म की मुसीबतों और तकालीफ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत यमी किस्म की रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ में एक स्टोरी भी शेयर करूंगी। ये स्टोरी जिस बहन की है उसकी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, तो इसलिए उसने अपना रिक्वेस्ट की है कि ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप उनको ढेर सारी दुआएं दें। इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगी बेल के निशान को लाजमी क्लिक कर दिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। KFC स्टाइल चिकन फ्राई की मैं रेसिपी पहले ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये अर्जेंट है। मेरी बेटी, मैं बैठी तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा आज KFC खाने को दिल कर रहा है, KFC जैसा घर में खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि मोस्टली जो KFC वाले होते हैं वो स्किन समेत फ्राई करते हैं चिकन को। तो मेरे बच्चों को वो स्किन वाला अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर जो होता है वो कोशिश करती हूँ घर पे ही, और ख़ास तौर पर जो थाई पीसीज है उनकी स्किन उतार के तो मैं उनको फ्राई करके दूँ। तो आज तो बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आप फ्राई कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इसमें बाकी सारे मसाले वगैरह कोई नहीं ऐड किए। शान का मैंने तिक्का मसाला इसके अंदर एक ऐड करके, तो चटपट मैंने शांति का मसाला इसके अंदर डाल कर मैं ऐड करके रख लिया, और सिर्फ उतना ही टाइम इसको लगा जितना कोटिंग में मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए वो मैं सारे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी अपनी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस रेसिपी को लाजमी बनाइए, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा ये मैंने कोशिश किया, लेकिन इस कदर यमी बनी थी ना कि बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आई थी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं एक खाते पीते ख़ानदान से तलक रखती हूँ। मेरे 4 बहन भाई हैं। तो मैं खूबसूरती के लिहाज से भी अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत बड़ा करम किया हुआ है, और बहन भाइयों में भी मैं सबसे ज़्यादा छोटी थी, तो घर की लाडली थी। तो जो मैं चीज़ मांगती तो मुझे वो उसी वक्त मेरी डिमांड जो थी वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, हल्ला गुल्ला करना, ये मेरे शवा होता था। मैं सारा दिन उन्हीं के साथ ज़्यादातर टाइम गुजारती थी। तो यूँ इस तरीके से टाइम गुजारते गुजारते पता ही नहीं चला कि एक लड़के से, हमारे मोहल्ले के एक लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई। तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ फ़ैसला कर लिया कि हम शादी कर लेंगे, भाग की शादी कर लेंगे। पहले तो हमने अपने पेरेंट्स को राज़ी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसके पेरेंट्स राज़ी हुए और ना ही मेरे पेरेंट्स राज़ी हुए। तो हम दोनों ने फिर जाके कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद हम डेफिनेटली ना तो वो अपने घर लेके जा सकता था मुझे, और ना ही मैं अपने पेरेंट्स के पास कहीं जा सकती थी। तो फिर हमने वहाँ से निकल के एक शहर का रुख किया। तो शहर में आके हमने एक किराए का मकान ले लिया आके। और मेरे हस्बैंड जो थे ना वो फैक्ट्री में काम करते, कभी ओवर टाइम लगाते, जैसे भी करते वो बहुत खाते, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी यूँ थी जैसे मैं उसके लिए ख्वाबों की शहज़ादी हूँ। तो वो मेरी हर किस्म की ज़रूरतें पूरी करता, हर किस्म की ख्वाहिशें पूरी करता। हम एक दूसरे का ख्याल रखते और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। मोहल्ले में भी हमने किसी को नहीं बताया था कि हमने लव मैरिज की, और भागकर हम भी यहाँ पे आकर मकान किराए पे लेके रह रहे हैं। हमने किसी को कोई किसी किस्म की कोई खबर नहीं दी हुई थी, और हमारा किसी मोहल्ले के साथ ज़्यादा आना, मोहल्ले वालों के साथ ज़्यादातर बोलचाल भी नहीं था। मैं निकलती ही कम थी। तो लेकिन जब हम कभी बाहर निकलते तो क्योंकि मैं खूबसूरत थी, तो मेरे हस्बैंड तो जो थे वो नॉर्मल सी शक्ल के थे। तो लोग हमें मजाक करते कि लंगूर की गोद में लंगूर, या फिर इस तरीके से कभी कुछ इस तरह के मजाक उड़ाते। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया था। वो बहुत मेरा ख्याल ख्याल करते थे। वो और प्राउड फील करते थे कि मेरे पास अल्लाह मियाँ ने इतनी खूबसूरत मुझे बीवी दी हुई है। और यूँ हमारा टाइम इस तरीके से गुजरता था कि बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह मियाँ ने हमें बेटे दिए। पहले एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, इस तरह कहते कहते हमारे 3 बेटे हो गए। हम अपनी उसी तरीके से डगर से ज़िंदगी गुजारते रहे। मेरे हस्बैंड जो थे वो फैक्ट्री में काम करते, तो हम कुछ सेविंग करते, कुछ बचाते और कुछ खर्च करते। इस तरीके से हमने करते करते फिर 3 मरले का हमने एक प्लाट भी ले लिया। प्लाट के ऊपर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि सिंपल ईंटें खड़ी करके हमने एक कमरा बना के उधर हमने अपने किराए के पैसे बचाने शुरू कर दिए, और हम वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से एक दिन ना मेरे हस्बैंड को किसी दोस्त ने आके बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना वो जायदाद जो है ना वो तकसीम कर रहे हैं वो आपस में, तो तुम्हें जाना चाहिए, अपने हिस्से की जायदाद लेनी चाहिए उनसे। मैंने हस्बैंड को समझाया कि दफ़ा करो, नहीं हम जायदाद क्या करनी है, हमारी अच्छी खासा गुजारा हो रहा है, हम कर रहे हैं ना जिस तरीके से भी। तो ये ना हो कोई और मसला बन जाए तो आप ना जाओ। लेकिन वो कहते कि
ज़ाहिर बात है, लालच तो हर बंदे को होता है कि अब मेरे तीन तीन बेटे हो गए हैं, तो अगर मुझे मिल जाएंगे तो चलो ये घर जो हमने प्लाट पे एक कमरा खड़ा किया हुआ है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा कि जब मुनासिब होगा तो मैं फिर उनके पास जाके उनसे मांगूंगा जाके। अभी मेरे हस्बैंड ने जाने का कोई फ़ैसला फुसला तो नहीं किया था, लेकिन फिर एक दोस्त एक दिन उनको मिला और उसने बताया कि इस तरीके से तुम्हारे सारे बहन भाई जो है ना वो आपस में डिवीजन कर रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे अब्बू की तरफ से ये कहा गया है कि वो आपको इतला दें कि आप आओ, आप आके ना अपनी जायदाद। मेरे हस्बैंड को जब ये पता चला कि मेरे अब्बू ने खुद ये बात कही है, तो वो कहते कि नहीं, अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब तो मैं अपने हिस्सा लेके रहूँगा। तो वो एक दिन उन्होंने मेरे से बात की कि मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त अल्लाह मियाँ ने उस वक्त तक हमें जो चौथा बेटा भी दे दिया था। तो बिल्कुल मेरा छोटा सा बेटा था, दो दो तीन माह का बेटा था। तो वो मेरे हस्बैंड अब चले गए अपने पेरेंट्स के पास जायदाद लेने के लिए, जायदाद की बातचीत करने के लिए, या जायदाद लेके जो भी करना था उन्होंने जब बातचीत करनी थी अभी फ़िलहाल अपने पेरेंट्स के साथ। दिल ही दिल में मैं भी बहुत खुश थी कि चलो कोई बात, जायदाद जब पेरेंट्स जो जायदाद दे देंगे तो बच्चे के अपने बेटे के साथ तल्लुकात भी रखेंगे। तो मुझे यूँ था कि चलो कोई तो एक साइड से तो हमारा कोई बनेगा ना तल्लुकात, हम एक दूसरे के साथ आना जाना स्टार्ट करेंगे। मेरे दिल में ये था कि चलो अल्लाह ताला ने एक रास्ता खुद खोल दिया है, दूसरा जो है हम कोशिश के साथ हम अपने पेरेंट्स की तरफ भी जो तो थोड़ी फिर हम उनके साथ भी आना जाना स्टार्ट करेंगे, उनके साथ तल्लुकात भी बेहतर कर लेंगे। और यूँ मेरे हस्बैंड जो थे वो अपने पेरेंट्स के पास चले गए। अच्छा खैर, वहाँ से चले गए, वापस उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया कि मैं आज नहीं आ रहा, मैं कल आऊँगा, क्योंकि अभी तक कोई फ़ैसला हल वो नहीं हुआ। तो इसलिए मैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं कल आ जाऊँगा घर पे ना। तो मैं भी टेंशन फ्री होके बैठ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं हुई तो दे ही देंगे, जायदाद ना दी तो कुछ ना कुछ तल्लुकात तो पेरेंट्स के साथ मिला तो है ना मेरा हस्बैंड। और वैसे भी कितने अरसे के बाद तो वो गए थे, 10-12 साल के बाद उनके पास गए थे, तो एक रात तो बनती थी उनके पास ना रहना। तो इसी तरीके से दूरियां भी दूर होती हैं, तो इसलिए मैं भी लेकिन मेरी दुनिया तो उस वक्त उजड़ी जब मुझे आके मोहल्ले के एक बंदे ने बताया कि आपके हस्बैंड की जो है ना वो लाश जो है ना वो फलां पार्क में पड़ी हुई है। तो आप यकीन करें कि आप सोच नहीं सकते कि आप, पहले तो मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया कि नहीं, मैं इस की बात पे ऐसे यकीन करूं कि नहीं ये सच नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं मैं सच्ची बात कह रहा हूं और कस्में खाने स्टार्ट कर दी, तो अब ना ना तो मैंने किसी मोहल्ले वाले के साथ बनाई हुई थी, ना किसी के पास आना जाना था, मैं किस तरीके से कंफर्म करती। अब मैं किसको जाके कहूँ। हाँ, एक औरत मेरे पास अक्सर आती जाती रहती थी घर में, और मुझे कुछ और सूझा नहीं उस वक्त। मैं भागी उसकी तरफ गई, मैंने उसको बताया कि मुझे इस फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने ये आके बताया है कि आपके हस्बैंड की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप प्लीज़ पता करवा देंगी। वो हमदर्द थी मेरी, तो उसने फ़ौरन कहा कि हाँ क्यों नहीं। उसने अपने बेटे को बुलाया, अपने हस्बैंड को बुलाया, उसी वक्त उन्होंने कॉल की और उनको बताया कि फ़लाँ फ़लाँ पार्क में वो कह रहे हैं कि इसके हस्बैंड की लाश है, तो आप जाके पता करके आओ। ये कैसे हो सकता है, ये है वो तो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए गया था, अपने पेरेंट्स के पास गया हुआ था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उसकी लाश वहाँ पे हो, अपने घर क्यों नहीं आया, ये है वो है। तो इस तरीके से उसने उन्होंने मुझे तसल्ली दी। और वो दोनों बाप बेटा जो थे ना वो मोटरसाइकिल के ऊपर वो वहाँ से चले गए, और उन्होंने कहा कि जो भी हो सूरत हाल होगी हम आपको इतला देते हैं, आप घर पे चले जाओ जा। मेरा दिल जो था वो बहुत बेचैन था, लेकिन मैं चार बच्चों के साथ मैं किधर इधर उधर भागती फिरती, मैं अपने घर में आके बैठ के जो दुआएं कर सकती थी करती, लेकिन मेरा दिल जो था ना उसको सुकून नहीं था। मुझे ज़रा भी सुकून नहीं हो रहा था कि जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि सूरत हाल क्या है, तो उस वक्त तक मैं क्या करूँगी। उतनी में मैं वो वो पहुँचे हैं पार्क में, तो उनको पता चला कि पुलिस जो है वो उसकी लाश जो है ना वो थाने ले गई है। वो थाने गए हैं, वहाँ से जाके उन्होंने सारा कुछ उनको बताया है, तो फिर उसकी लाश को लेके वो साथ दोनों बाप बेटा जो थे ना वो घर आ गए। तो आप समझो कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई उस वक्त ना। तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना मुझे बच्चों की होश थी, ना मुझे किसी और चीज़ की होश थी। बस मेरा तो ना तो मेरा बात करने को दिल कर रहा था, ना मैं किसी के साथ बोल रही थी। पेरेंट्स ने घर पे बुला के उसको ना जहर दे दिया था। तो वो जहर वाला खाना खा के आया, तो उसको पता नहीं था कि जहर में इसमें डाला हुआ है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा है, पार्क के पास पहुँचा, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वहीं पे गिर गया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से वो उनकी वफ़ात हो गई। बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, वो उनके रिश्तेदार जो थे वो पीछे आए। तो मुझे तो उस वक्त पता चला जब मेरे अलमारी में से उन्होंने कागजात निकाले घर के, तो वो भी लेके जाने लगे। तो वही औरत
उसी औरत ने वो कागज़ात उनके हाथ में देख देख लिए और उसने उनसे छीन लिए और उसने कहा कि अभी तक उसके पहले हस्बैंड को खा गए हो, अब आप उसको उसके घर को भी उसके छत को भी छीनना चाहते हो। उसने उससे कागज़ात वापस लेके मुझे दिए। उस औरत ने बहुत मेहनत कर कर के अपने बच्चों को पाला, लोगों के घरों में काम किया, उसने फैक्ट्री में काम किया, इस तरीके से उसने अपने बच्चों को इस काबिल। अब उसके बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि वो खुद जाके दुकानों पे कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ दिहाड़ी कर लेते थे। अपने घर का जो खर्चा था ना वो उन्होंने उठा लिया था। अब माँ ने सेविंग करके ऊपर वाला पोर्शन तैयार करके उसको रेंट पे दे दिया, तो जो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन जब वो डॉक्टर ने उसको ये बताया कि तुम्हारी जो ब्लड कैंसर है तुम्हें और लास्ट स्टेज पे रहा, तो अब वो बहुत परेशान है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ उस बहन के लिए दुआ कीजिए ताकि वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सके और उसकी ये बीमारी जो है उससे वो शिफा पा जाए। उसने ये बड़ी उम्मीदों के साथ आप लोगों से दरख्वास्त की है, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए क्योंकि दुआ में बहुत असर है, बहुत असर होता है। मेरी आज की स्टोरी बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।